लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आने वाले कुछ दिनों में 5 एमएलए को नॉमिनेट करने की जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के तहत उनको ताकत हासिल है, उस ताकत का इस्तेमाल करके 5 एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बात कहां से आई? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने पुडुचेरी मॉडल की बात की है। जम्मू कश्मीर को जब रीऑर्गेनाइज किया गया था तो रीऑर्गेनाइज करते वक्त पुडुचेरी के मॉडल पर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उन्होंने पुडुचेरी का जिक्र किया और पुडुचेरी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि 30 सीटें वहां पर थी और उन 30 में से 10% को नॉमिनेट करने की ताकत कानून के तहत दी गई थी। तो 30 में से 3 लोग उस समय नॉमिनेट हो गए और उसके बाद उन्होंने इस और भी इशारा किया कि कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं और कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी राय दी है, कोर्ट ने भी उनको सुना है। तो क्या हुआ है 5 नॉमिनेटेड एमएलए को लेकर? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए सबसे पहले और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पीआईएल दायर की और उसमें उन्होंने ये गुजारिश की कि जी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकत है 5 लोगों को नॉमिनेट करने की। हम उस ताकत को चैलेंज करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो सेक्शन 15 है, 15A, 15B, ये इन 3 सेक्शंस को उन्होंने हवाला दिया जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो 5 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। ये संविधान के साथ मेल नहीं खाता। सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पिटीशन आर्टिकल 32 के तहत, भारत के संविधान के तहत, हम इसे फिलहाल एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये इजाजत देते हैं कि आप हाईकोर्ट जाइए और आप आर्टिकल 226 जो भारत का संविधान है उसके तहत एक पिटीशन वहां पर फाइल करें। हम इस रिट पिटीशन को डिसमिस करते हैं, लेकिन हम यहां पर यह क्लैरिफाई भी करते हैं कि जो रिट पिटीशन आपने फाइल की है, हमने अपनी कोई राय रिट पिटीशन के ऊपर नहीं रखी है। उसके फौरन बाद जब ये पिटीशन वहां पर डिसमिस हुई, रविंद्र शर्मा पहुंचे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट और उन्होंने वहां पर एक पीआईएल फाइल की और उन्होंने 5 एमएलए की नॉमिनेशन को चैलेंज किया। हालांकि अभी भी उन 5 एमएलए को नॉमिनेट नहीं किया गया है। कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रविंद्र शर्मा की तरफ से कोर्ट के सामने पेश हुए और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा वो भी केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए और दोनों ने कहा कि ये जो इंटरिम लीव मांग रहे हैं, मेहरबानी करके आप इनको मत दीजिए। और आर्गुमेंट्स जब बहस मुबाहिसा हुआ, बहस मुबाहिसे के बाद कोर्ट ने नोटिस इशू किया, लेकिन कोर्ट ने साथ में ये कहा कि हम कोई इंटरिम लीव नहीं देंगे। इंटरिम लीव ये था कि आप हुकूमत को रोकिए, उनको कहिए कि आप 5 लोगों को नॉमिनेट नहीं करेंगे। बेंच ने यह कहा कि हुकूमत सरकार बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, अब इस सूरत में कि सरकार बन चुकी है तो कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम आपको कोई इंटरिम लीव दें जो आप मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इंटरिम लीव हम इस समय नहीं देंगे, लेकिन आप कोर्ट को इंटरिम लीव के लिए कोर्ट को दोबारा अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई ऐसी सूरत हाल बनती है। अब 5 दिसंबर को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी और ये मैंने आपको बताया कि पिटीशन रविंद्र शर्मा ने फाइल की है। वो कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं और उन्होंने ये कहा, उन्होंने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुच्छेद सेक्शन 15, सेक्शन 15A, 15B को उन्होंने चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, असंवैधानिक है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है यह संवैधानिक भी है और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब एक चुनी हुई सरकार बन जाए, चुनी हुई सरकार के सलाह मशवरे पर ही काम करना चाहिए, उसके बाद ही वो नॉमिनेशंस कर सकते हैं। अब ये नॉमिनेशंस को लेकर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 5 एमएलए नॉमिनेट होने हैं, उसमें से 2 कश्मीरी पंडित समुदाय से होंगे, एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो रेफ्यूजीज आए हैं उस समुदाय से होंगे और 2 महिलाएं होंगी। अब इसको लेकर
ये मामला जाहिर सी बात है हाईकोर्ट के सामने, हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करनी है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेशन को लेकर क्या कहा। साल था 2018, 6 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उसी पुडुचेरी मॉडल पर, जिस पुडुचेरी मॉडल पर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 एमएलएज को नॉमिनेट किया था पुडुचेरी की असेंबली के लिए। अब इसको चैलेंज किया कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में। जब कांग्रेस ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई ये जो 3 बीजेपी के मेंबर पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने नॉमिनेट किए हैं, केंद्र सरकार ने नॉमिनेट किए, उन्होंने कहा ये गलत है, असंवैधानिक है, नहीं होना चाहिए। और बेंच था उस समय जस्टिस ए.के. सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर का। उन्होंने अपीलें जितनी भी फाइल की गई थी उन्हें डिसमिस किया गया मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट। और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया था, उन्होंने अपहोल्ड किए थे नॉमिनेशंस को। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, हुआ ये था कि 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था केंद्र सरकार ने, वी स्वामीनाथन, के.जे. शंकर और एस. सेल्वगनापथी। इनको सेंटर ने नॉमिनेट करा था। उन्होंने सेंटर ने सेक्शन 33 जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 है उसका इस्तेमाल करते हुए, जो कानूनी प्रावधान था उसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उन्होंने 3 एमएलएज को नॉमिनेट किया। अब कांग्रेस ने इसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन पुडुचेरी की सरकार को कंसल्ट किए बगैर नहीं किया जा सकता। और ये प्ली थी के लक्ष्मी नारायण की, कांग्रेस के एक एमएलए, और दूसरे एस धनलक्ष्मी। इन दोनों ने यह कहा कि सरकार को कंसल्ट किए बगैर नॉमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पहले ऐसा ही होता रहा है। और उनका यह भी आगे कंटेंशन था, चूंकि ये इतिहास में होता रहा है, अब ये एक संवैधानिक कार्यप्रणाली बन चुकी है और अब इसी तरीके से, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बन चुका है, तो अब इसे बदलने की जरूरत नहीं है। यूनिलैटरल नॉमिनेशन बिल्कुल वही जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त रविंदर शर्मा का प्ली है। यूनिलैटरल नॉमिनेशन कि आपने अपनी तरफ से बिना, जो वहां की पुडुचेरी की सरकार थी उस सरकार को पूछे बगैर आपने नॉमिनेट कर दिए 3 एमएलए, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, संवैधानिक प्रिंसिपल है, उसे वायलेट करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, और यह भी कांग्रेस ने, यह भी उस समय कहा गया था इसी पिटिशन में, कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं पुडुचेरी के, उन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं भेजा था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन अपने आप ही करे थे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुडुचेरी के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड ये किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उस पर उन्होंने क्लियर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी। अब ये कंटेंशन था कांग्रेस का, नहीं, यूं कहिए कि जिन्होंने पिटिशन की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा पुडुचेरी के मामले में एलजी को कहना कि ये केंद्र सरकार है गलत है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। और आगे ये भी कहा कि ये जो ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है कि जनाब केंद्र सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का मतलब है राष्ट्रपति। और उन्होंने पुडुचेरी के मामले में कहा कि वहां कोई ताकत दी नहीं गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो नॉमिनेट कर सके। अब यहां जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में बाज़ाबिता ताकत दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 लोगों को नॉमिनेट करने की। अब आगे सुनिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट। उस समय पुडुचेरी में सरकार थी कांग्रेस की।
यहां पर आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट पिटिशन करने वालों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर को कंसल्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि यह सरकार का मामला है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 33 जो 1963 एक्ट का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि 3 लोगों से ज्यादा नहीं, बल्कि 3 लोगों को वो जब पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट कर सकती है। तो आगे कोर्ट ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि नॉमिनेशन एक स्टैट्यूटरी पावर है, कानूनी ताकत है, जो केंद्र शासित प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के पास है। इसलिए जो स्टैट्यूटरी पावर है, जो कानून से डिराइव की गई ताकत है, उसे सरकारी बिजनेस समझना, सरकारी कामकाज समझना गलत होगा। इसलिए नॉमिनेशन जो है वो पुडुचेरी की सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है, क्योंकि कानून उनको एम्पावर करता है। कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा वो आप सुनिए। वी आर ऑफ द क्लियर ओपिनियन दैट नॉमिनेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी is not the business of the government of Puducherry. It is a business of central government as per section 33 of Act 1963, which is to be carried out in accordance with the Government of India Allocation of Business Rules 1961 and Government of India Transaction of Business Rules 1961. ये जस्टिस अशोक भूषण की जजमेंट है, ये जजमेंट उन्होंने लिखी है। अब अगली बात जो जाहिर सी बात है, इस वक्त भी जिस पर जबरदस्त बात हो रही है कि क्या यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को चैलेंज है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 239A है, वो पार्लियामेंट को इख्तियार देता है कि वो कानून बनाए पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया है। और सेक्शन 33 जो इसका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। और आगे और कहा कोर्ट ने कि यूनियन टेरिटरीज, ये बहुत अहम है, इसको मुझे लगता है कि जो कानून के जानकार है ज्यादा बेहतर समझा भी पाएंगे, बता भी पाएंगे। आगे उन्होंने ये कहा कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, वो राज्य नहीं है, स्टेट्स नहीं है। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट स्टेट्स। एंड आगे ये कहा यूनियन टेरिटरीज ऑर्डिनरली बिलोंग टू द यूनियन। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के होते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, इसीलिए उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दैट इज वाई दे आर गवर्न्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए उनका जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हर समय महामहिम राष्ट्रपति के पास रहता है। और इसे बैकग्राउंड बनाते हुए उन्होंने आगे ये कहा, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है यूनियन टेरिटरी की, क्योंकि इट हैज बीन एंट्रस्टेड बाय द पार्लियामेंट टू द पार्लियामेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के प्रावधान ऐसा नहीं है कि नॉमिनेशन सरकार जो पुडुचेरी की है उसकी कंकरेंस के बाद होनी चाहिए। तो इसमें भी वकील थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। उनको यह कहा कि जो आर्गुमेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का है कि नॉमिनेशन केंद्र सरकार ने जो करी है वो फेडरल प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वायलेट करता है, हम इसमें कोई दम नहीं देखते। यानी किसी भी तरीके से ये संविधान का जो स्पिरिट है कि सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को ये इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें कोई दम इस आर्गुमेंट में नजर नहीं आता। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ऑफ कंसल्टेशन, कि कोई संवैधानिक कन्वेंशन नहीं है कि केंद्र सरकार को या पुडुचेरी की सरकार को कंसल्ट किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा
कि जो सरकारें पहले रही हैं उनसे बातचीत करके नॉमिनेट किया गया है लोगों को, मगर तब यह था कि केंद्र में जो सरकार थी वही पुडुचेरी में भी सरकार थी, तो वो कंसल्ट करते थे और कंसल्टेशन के बाद जो है मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे। मगर अब केंद्र में अलग सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश में अलग सरकार है, तो वो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तो कानून उन्हें एम्पावर करता है कि वो 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, और चूंकि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि कंसल्ट किया जाना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को, तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि जो केंद्र सरकार है वो कंसल्ट करे, केंद्र सरकार कंसल्ट करे पुडुचेरी की सरकार को। अब यहां पे थोड़ा मुख्तलिफ मामला है। यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकत है कि वो 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, और अगर इस जजमेंट को ध्यान में रखा जाए तो यह जजमेंट साफ तौर पर यह कहती है कि अगर कानूनी प्रावधान है कि आप नॉमिनेट कर सकते हैं तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, और अगर कानूनी प्रावधान नहीं है तो फिर वो नहीं करेंगे। जहां तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है, जहां तक कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की बात है, उस पर बिल्कुल साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के निर्माताओं ने जिस तरीके से संविधान बनाया है और उसके बाद उस संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए गए हैं, अगर वो कानून एम्पावर करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को नॉमिनेट करने के लिए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी से पूछने की, सलाह लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर इस जजमेंट को ध्यान में रखा जाए। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की जो इसमें रिकमेंडेशन आई थी उसको भी सेटिसाइड किया गया, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में जो केंद्र सरकार ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 एमएलए को पुडुचेरी की असेंबली में नॉमिनेट करा था, उसे जो चैलेंज पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार ने दिया था, उस चैलेंज को इस तरीके से खत्म किया। और उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि साल 2021, 2 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और प्ली गई और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई कि आप गाइडलाइंस दें, आप जरा दिशा निर्देश दें महाराष्ट्र के गवर्नर को एमएलसी नॉमिनेट करने के लिए। वहां पर एमएलसी नॉमिनेट होने थे, उसके लिए बहुत बड़ा हंगामा हो गया। तो इस पर कोर्ट ने यह कहा कि हम यहां पर, इस पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां पर इसलिए नहीं है कि हम गवर्नरों को यह कहें कि आपका अपना काम कैसे करना है, हम यहां पर गवर्नरों को सलाह देने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन वहां पर भी फाइल किया गया था और कहा गया था क्राइटेरिया बनना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो एमएलसीज नॉमिनेट करने हैं उसके लिए क्राइटेरिया बनना चाहिए। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के एनवी रमन्ना ने एडवोकेट प्राची देशपांडे को यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को गाइडलाइंस नहीं देगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है उनको अमेंड भी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इस मामले में हो चुकी हैं, पीआईएल्स भी फाइल हुई हैं और इस पर ऑलरेडी ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखना यह है कि जब 5 दिसंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट करती है तो नतीजा क्या निकलता है, मगर कोई रोक नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर 5 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों को ध्यान में रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्तन फवक्तन यूनियन टेरिटरीज को लेकर, गवर्नर की ताकतों को लेकर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतों को लेकर जो कुछ कहा है, अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाजाब्ता 3 लोगों की नॉमिनेशन पर यह कहा था कि इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये कानूनी तौर पर अगर प्रावधान है तो उस प्रावधान का इस्तेमाल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है। और एक और बात यहां से साफ हो गई, वो साफ ये हो गई, वो बात ये साफ हो गई यहां से कि अगर कानूनी प्रावधान है तो होगा। तो यहां पर भी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में कानूनी प्रावधान है और स्टैट्यूटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करना है,
और किसी भी जगह पूरे जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन कानून के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह मशवरा करके 5 लोगों को नॉमिनेट करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इशारा किया है कि शायद वो 5 लोगों को किसी भी समय जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं।